हम और आप सूर्य ग्रहण का कटा हुआ हिस्सा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिक वो सूर्य ग्रहण को बहुत अलग नज़रों से देखते हैं और कभी कभी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं कि उनकी और दुनिया की समझ हमेशा के लिए बदल जाती है। 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ था और उस ग्रहण को बारीकी से देखने वालों ने कुछ ऐसा देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा। इससे पहले दुनिया के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आम आदमी थे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद आइंस्टाइन का नाम हर घर में लिया जाने लगा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम 1919 के सूर्य ग्रहण की बात करेंगे और समझेंगे कि इस सूर्य ग्रहण से आइंस्टाइन का क्या रिश्ता है। आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए याद किया जाता है वो है जनरल रिलेटिविटी। 1907 में आइंस्टाइन को एक ख्याल आया था जिसे वो हैप्पीएस्ट थॉट ऑफ माई लाइफ कहते हैं, यानी उनके जीवन का सबसे खुशनुमा ख्याल। क्या था ये ख्याल? उन्हें छत से गिरते एक आदमी का ख्याल आया था। अब ये अजीब सा खुशनुमा ख्याल है, लेकिन यहाँ से आइंस्टाइन ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को समझने के पीछे जुट गए और उन्हें ये समझ बनाने में करीब 8 साल लगे। 8 साल बाद यानी 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम था। ये थ्योरी आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए सबसे मुकम्मल जरिया बनी और आज जब मॉडर्न फिजिक्स में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो यही थ्योरी मैदान में होती है। लेकिन 1915 में इस थ्योरी को सामने लाने की अपनी चुनौतियां थी। हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी के साथ हमेशा न्यूटन का नाम आता है, क्योंकि ग्रेविटी के बारे में सबसे पहली और विस्तृत समझ न्यूटन ने ही सामने रखी थी। आइंस्टाइन से करीब 240 साल पहले न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को विस्तार से बताया था। न्यूटन ने बताया कि दुनिया में कोई भी दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और इन्हें एक दूसरे की ओर खींचने वाले अदृश्य बल को ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। न्यूटन ने न सिर्फ ग्रेविटी के बारे में बताया था बल्कि उसे फॉर्मुलेट भी किया था। हाई स्कूल फिजिक्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो न्यूटन का ही बताया हुआ है। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में ये बुनियादी बातें तो बता दी थी, लेकिन एक सवाल अब भी अटका हुआ था। दुनिया में कोई भी दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित क्यों करती हैं? ग्रेविटी आखिर होती ही क्यों है? न्यूटन खुद इसका कारण नहीं समझा पाए थे और वो ये बात जानते थे, मानते थे कि इसका कारण मुझे नहीं मालूम है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने इस सवाल का जवाब पता करने की कोशिश की। गुरुत्वाकर्षण पर आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन से बुनियादी तौर पर ही अलग थी। ये थ्योरी पूरी तरह से गणित के जटिल फॉर्मूले, इक्वेशंस में लिखी गई थी। इस थ्योरी का सार कुल मिलाकर ये है कि हमारे आसपास का जो स्पेस और टाइम का एक अदृश्य जाल बिछा हुआ है। ये जाल किसी चीज की गैर मौजूदगी में सीधा सपाट रहा आता है, लेकिन किसी मास यानी किसी द्रव्यमान की मौजूदगी में ये स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसे स्पेस टाइम कर्वेचर कहा गया है और ग्रेविटी इसी स्पेस टाइम कर्वेचर का एक नतीजा है। स्पेस जिन्हें नहीं पता है वो जान लें कि स्पेस यानी खाली जगह, जिस चीज में सब कुछ मौजूद है, जैसे हिंदी में आकाश कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, जिसमें मैं हूँ, आप है, ये सारी चीजें जिसमें मौजूद हैं वो स्पेस कहा जाता है। और स्पेस को हम लोग 3 डायमेंशंस में परसीव करते हैं, उसकी किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई और किसी चीज की गहराई। इन 3 डायमेंशन में हम स्पेस को देख पाते हैं। लेकिन बाद में पता चला था कि एक चौथा डायमेंशन भी है जिसे हम लोग जानते हैं टाइम, समय, और ये स्पेस से गुथा हुआ है, ये स्पेस से अलग नहीं है। ये चारों डायमेंशन मतलब स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम, ये एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, तो इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस जटिल थ्योरी को आसान भाषा में तिरपाल और कुछ गेंदों के सहारे समझाया जाता है। गेंद के जरिए इस डेमोन्स्ट्रेशन में ग्रहों, उपग्रहों और भारी भरकम सितारों की ग्रेविटी को समझाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए कि कोई एक हल्का सा फ्लेक्सिबल सा कपड़ा यानी तिरपाल एक स्पेस टाइम है। यदि इस कपड़े पर कोई चीज ना रखी जाए, खाली रहे, तो ये सीधा सपाट रहेगा, स्पेस टाइम फ्लैट रहेगा और ये किसी दूसरी चीज पर कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा अगर कुछ वहां से गुजरता है तो। लेकिन अगर इसी कपड़े पर एक भारी सी गेंद रख दी जाए तो वो कपड़ा यानी कि स्पेस टाइम कर्व हो जाएगा, एक तरीके से घूम जाएगा। अब इस कपड़े पर दूसरी कोई गेंद फेंकी जाए तो वो स्पेस टाइम के कर्व होने के कारण दूसरी गेंद के चक्कर काटने लगेगी। ये डेमोन्स्ट्रेशन समझाता है कि कैसे पृथ्वी सूर्य के कर्वेचर में चक्कर काटती है और चांद पृथ्वी के कर्वेचर में। आइंस्टाइन की ये थ्योरी ना सिर्फ न्यूटन से अलग थी बल्कि इसके कई कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस यानी कि गणनाएं और अनुमान न्यूटन से मेल नहीं खाते थे। न्यूटन की थ्योरी साइंस के सर्कल में लगभग 240 साल से टिकी हुई थी और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी न्यूटन को चुनौती देती नजर आ रही थी। आइंस्टाइन की थ्योरी तब के वैज्ञानिकों को भी समझने में बहुत जटिल मालूम हुई थी, जैसे शायद आपको जटिल मालूम हो रही है।
मुझे पहली बार हुई थी जब मैंने इसे पढ़ा था तो, और इसके तब कोई ठोस प्रमाण भी नहीं थे, इसलिए आइंस्टाइन को तब दरकिनार कर दिया गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें इस थ्योरी में दम लग रहा था और वो इसे परखना चाहते थे। इस थ्योरी को परखने के लिए ज़रूरत थी तो एक टेलीस्कोप की और सूर्य ग्रहण की। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में एक प्रेडिक्शन ये था कि किसी भारी भरकम चीज़ से जो स्पेस टाइम कर्वेचर बनेगा उसके आसपास से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें भी टेढ़ी हो जाएंगी उस स्पेस टाइम से गुजरने वाली किरणें। तो इस बात को परखने के लिए हमारे पास सूरज नाम का एक बहुत भारी भरकम सितारा तो था ही जहाँ पे बहुत भयंकर स्पेस टाइम कर्वेचर होता होगा। तो ऐसा सोचा गया कि सूरज के पास पीछे तरफ जो सितारे नजर आते हैं उसके आसपास उनकी किरणें तो पृथ्वी तक आती ही हैं। अगर हम उन किरणों को जांच लें तो हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि स्पेस टाइम कर्वेचर है या नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी सही है या नहीं। तो अब इन्हें जांचा कैसे जाए। एक दिक्कत ये थी कि सूरज की खुद की रोशनी अपनी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं और उसके आसपास की कोई चीज़ देख पाना ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, तो इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन एक कंडीशन में देखा जा सकता था, अगर सूरज पर ग्रहण लग जाए। 29 मई 1919 को एक ऐसा ग्रहण पड़ने वाला था। सभी वैज्ञानिकों को इस ग्रहण के बारे में पहले से पता था, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी थी। इन कम लोगों में 2 एस्ट्रोनॉमर्स थे, एडिंगटन और डायसन। एडिंगटन ने आइंस्टाइन की थ्योरी को जांचने के लिए डायसन को अपनी टीम में ले लिया और ये लोग बहुत पहले से इस ग्रहण की तैयारियों में जुट गए। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से ग्रहण अलग अलग दिखाई देता है, तो उन्हें एक ऐसी जगह से ग्रहण देखना था जहां से चांद सूरज को पूरी तरह से ढक ले, यानी कि टोटल एक्लिप्स नजर आए। जल्द ही नक्शे पर इन इलाकों की पहचान कर ली गई और इन इलाकों की पहचान के बाद इंग्लैंड के इन एस्ट्रोनॉमर्स की टीम 2 हिस्सों में बंट गई। पहली टीम अपने टेलीस्कोप के उपकरण लेकर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंची और दूसरी टीम पहुंची ब्राजील के पूर्वी तट पर। 29 मई के इस ग्रहण में चांद करीब 7 मिनटों तक सूरज को पूरी तरह ढके रहा और एडिंगटन ने इन 7 मिनटों में सूरज के बगल में जो सितारे नजर आते हैं उनको अपनी टेलीस्कोप में कैद कर लिया। सबको पहले से पता था कि सूरज के बगल में नजर आने वाले ये सितारे आसमान में किस लोकेशन पर होते हैं, क्योंकि जब रात में पृथ्वी घूम जाती है और सूरज नहीं होता है तो ये सितारे आसानी से देखे जा सकते हैं और इनकी लोकेशन लगभग फिक्स ही होती है। तो जब सितारों की असली लोकेशन जो फिक्स थी और एडिंगटन ने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे यानी कि सूर्य की मौजूदगी में, तो उनकी जब तुलना की गई तो वैज्ञानिक हैरान थे। वही हुआ जो आइंस्टाइन ने कहा था। सूरज के स्पेस टाइम कर्वेचर से बाकी के सितारों से पृथ्वी तक आ रही प्रकाश की किरणें बेंड हो जा रही थी। ये सितारे अपनी असली लोकेशन से अलग नजर आ रहे थे। इसी साल यानी 6 नवंबर को इंग्लैंड में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एडिंगटन और डायसन ने अपनी ये नतीजे सबके सामने रखे और यहाँ से आइंस्टाइन का नाम परवान चढ़ने लगा। अगले कुछ दिनों में देश विदेश के अखबारों समेत पूरी दुनिया की जुबान पर आइंस्टाइन का नाम था। जब डायसन और एडिंगटन ने अपने ऑब्जर्वेशन सामने रखे तो लंदन के दी टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी, रिवॉल्यूशन इन साइंस, न्यू थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडियाज ओवरथ्रोन। 4 दिन बाद यानी 10 नवंबर 1919 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, लाइट्स ऑल स्क्यू इन हेवन, आइंस्टाइन थ्योरी ट्रायम्फ्स। इसके बाद इनफेमस अल्बर्ट आइंस्टाइन हर घर में लिया जाने वाला एक नाम बन गया। उनकी और सारी थ्योरियां आई और वो थ्योरियां नहीं होता है, थ्योरीज होता है, पर हाँ ये एक शब्द है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बाद एक बड़ा नाम बन गए, एक हीरो की तरह बन गए और हर घर में एक बच्चे के अंदर आइंस्टाइन देखा जाने लगा। तो इस तरह एक सूर्य ग्रहण ने आइंस्टाइन को हीरो बना दिया। इसके बारे में सबसे कमाल की बात ये थी कि न्यूटन जो था, जिसकी थ्योरी को आइंस्टाइन गलत साबित कर रहे थे, न्यूटन एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे और आइंस्टाइन थे एक जर्मन वैज्ञानिक। अब यहाँ जिन लोगों ने न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित करने में आइंस्टाइन की मदद की, यानी एडिंगटन और डायसन जो 2 एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो भी इंग्लिश वैज्ञानिक थे। और इस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन थे और ऐसे माहौल में आप सोचिए कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एक जर्मन की मदद कर रहा है इंग्लिश वैज्ञानिक को गलत साबित करने में। ये अपने आप में एक बड़ा किस्सा है कि किन हालातों में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस लिए, उनका जहाजी बेड़ा कैसे निकला और कैसे उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में अपने ऑब्जर्वेशंस रखे। तो अगर आपको न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी का फ़र्क समझना है, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया स्पेस टाइम कर्वेचर न्यूटन ने क्या कहा था और आइंस्टाइन ने क्या कहा था, तो आपको साइंसकारी का पहला एपिसोड देखना चाहिए। उसमें हमने विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। और अगर आपको लगता है कि आप साइंस को लल्लन टॉप तरीके से समझा सकते हैं, तो आप हमें अपनी स्क्रिप्ट लिखकर, अपना समझाने का तरीका लिखकर हमें मेल कर सकते हैं। हम आपके नाम के साथ उसे साइंसकारी में समझाएंगे।
ईमेल भेजने का पता है lallantopscience@gmail.com। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप समझा सकते हैं, आपके अंदर एक टीचर है, आपके अंदर एक साइंस एंथुसियास्ट है, तो इस पते पर हमें अपना समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन भेज दीजिए। हम उसे ज़रूर समझाएंगे अगर अच्छा होगा तो। ये वीडियो कैसा लगा और आगे हमें किन बारे में बात करनी चाहिए, किस बारे में बात करनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।